हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं आपके सामने यूपी स्पेशल का एक पीडीएफ लेके आई हूँ जो कि हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितने भी सारे एग्जामिनेशन हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हमारा जो अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक्चुअली अब की बार हमारा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिलेबस भी चेंज हुआ है। हुआ तो मेंस का है, पर जैसे कि प्री एग्जामिनेशन में क्या होता है कि यूपी से जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज ज़्यादा होता है, तो हो सकता है आपकी बार और बढ़ जाए। हर बार जैसे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपकी हो सकता है क्वेश्चंस का नंबर जो है वो बढ़ जाए। तो क्यों ना हम ऐसे प्रिपरेशन करें कि जो हमारे यूपी से बनने वाले एग्ज़ाम है, यूपी से बनने वाले क्वेश्चंस हैं, वो हमारे एक भी छूटने ना पाएँ, मिस ना होने पाएँ। और तो इसीलिए मैं आपके सामने एक पीडीएफ लेके आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ में ये पीडीएफ शेयर भी कर दूँगी, तो जिससे कि आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के आईने में उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारा जो यूपी है उसका क्या योगदान रहा है इतिहास में, हमारे कैसे क्या यूपी ने हमारे रोल प्ले किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के प्रथम अध्याय, इतिहास का पहला अध्याय ही हमारा बुरा पाषाण काल से स्टार्ट होता है। तो बुरा पाषाण काल से ही क्या है, उत्तर प्रदेश की जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी प्रागैतिहासिक संस्कृति की खोज हुई। बेलन घाटी से प्रागैतिहासिक संस्कृति की खोज हुई। बेलन घाटी जो है वो इलाहाबाद के सोराव तहसील के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बेलन घाटी इलाहाबाद के अतिरिक्त मिर्ज़ापुर जिले, यानी इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो बेलन घाटी के अंतर्गत आता है। तो महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के सांस्कृतिक जमाव प्राप्त हुए हैं। पुरा पाषाण काल के पश्चात क्या होता है, पुरा पाषाण काल के पश्चात मध्य पाषाण काल आता है। तो मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश की जो गंगा घाटी है वहाँ पे भी प्रागैतिहासिक मानव के सांस्कृतिक अवस्थाओं का पता लगता है। और जो शैल चित्रकला है उसकी विश्व में सबसे पहले जो खोज हुई ना, वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में सुहागपुर से हुई थी। और ACL कलाइल जो है उन्होंने इसकी खोज की थी। इनकी खोज के पश्चात क्या हुआ, भारत के जो विभिन्न स्थानों पर शैल चित्र खोजे गए थे। तो सबसे पहले शैल चित्रकला की जो खोज हुई वो विश्व में सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के सुहागपुर से स्टार्ट हुई थी। और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की जो बिठूर है, उत्तर प्रदेश जो कानपुर के पास बिठूर पड़ता है, तो बिठूर में कुछ ताम्र उपकरण 1822 ईस्वी से प्राप्त हुए। इस उपलब्धि के पश्चात उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों में ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई। तो सबसे पहले बिठूर से प्राप्त हुई थी और फिर उसके पश्चात कई स्थलों से क्या हुई, ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई थी। फिर आता है हमारा ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल से ही उत्तर प्रदेश के कबीलों का संबंध जो है वो सब सैंधव क्षेत्र के आर्यों से रहा है। वर्तमान में जो इटावा जनपद है वहाँ के क्रीवी कबीले जो थे वो भरत जन से मित्रता थी। उनकी क्या थी, भरत जन से मित्रता थी। तो क्रीवी कबीले जो है वो हमारे कहाँ इटावा जनपद में है, तो उनकी भरत जन से मित्रता थी। एवं जो रावी नदी के तट पर दशराग युद्ध हुआ था उसमें क्या था, उसमें क्रीवी कबीले जो थे वो भरत जन का उन्होंने क्या किया था, सहयोग किया था। तो वैदिक काल के पश्चात 16 जो महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद जो थे वो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था कि उन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद जो थे वो, अभी मुझे एग्ज़ाम नहीं याद है कि किस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, पर ये क्वेश्चन बना था कि कितने महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश से थे। तो 8 महाजनपद जो थे वो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि वो कौन से महाजनपद थे। तो महाजनपद कुरु, चेदी, पांचाल, काशी, मल, कौशल, सूरसेन, वत्स। तो ये हमारे 8 जनपद थे जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से थे। तो कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी वो हमारे मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर इन क्षेत्रों में इसका विस्तार था। चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी सुक्तिमती, बांदा व बुंदेलखंड के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार था। पांचाल अहित क्षेत्र जो कि बरेली क्षेत्र जिसको बोलते हैं, और काम्पिल जो कि फर्रुखाबाद, ये राजधानियाँ थी इसकी। और बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद एवं कासगंज के कुछ क्षेत्र हैं वो हमारे पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। काशी महाजनपद जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो हमारे काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था। और मल्ल जो है, मल्ल महाजनपद जिसकी राजधानी कुशीनगर देवरिया के आसपास का जो क्षेत्र है वो हमारे मल्ल जनपद के अंतर्गत आता था। कौशल, साकेत, श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी, और अवध के जो आसपास का क्षेत्र है वो कौशल महाजनपद के
अंतर्गत आता था। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, मथुरा के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। फिर आता है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, जो कि प्रयागराज के आसपास का जो क्षेत्र है वो हमारे वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। चलिए आगे देखते हैं। इन राज्य के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कुछ गण राज्य भी थे, जैसे कि कपिलवस्तु के शाक्य, सुमेरगिरी के भग, पावा और कुशीनगर के मल्ल। ये हमारे ये कुछ गण राज्य थे उत्तर प्रदेश में। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक नियतिवादी मखलीपुत्र घोषाल का जन्म श्रावस्ती नदी के श्रावण में हुआ था। और फिर महात्मा बुद्ध का जो गृह जनपद था कपिलवस्तु, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है। बुद्ध की माता महामाया, उनका जो गृह नगर था देवदह, वो भी उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में महाराजगंज है, महाराजगंज जनपद, वहाँ के निचनौल नगर में है। बुद्ध को यद्यपि जो ज्ञान हुआ था वो बिहार में, जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई थी, गया बिहार में हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना पहला जो उपदेश है, बुद्ध के उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन पहले उपदेश को बोलते हैं। तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो वाराणसी के निकट ऋषिपतन मृगदाव, जो कि सारनाथ में ही उन्होंने दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में बना था कि महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक अपने मतलब जो उपदेश दिए वो सर्वाधिक कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए। और उन्होंने अपनी माता को पवित्र उपदेश संकिसा, उन्होंने अपनी माता को जो पवित्र उपदेश दिया था, संकिसा जिसको बोलते हैं, वो फर्रुखाबाद में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस भी जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही ली थी। नेक्स्ट, मौर्य काल का संकेंद्रण अधिकारिक जो था वो बिहार में था, लेकिन मौर्य शासक अशोक ने उत्तर प्रदेश को विपुल मात्रा में अपनी कलात्मक विरासत प्रदान की। अशोक के स्तंभ लेखों में प्रयुक्त जो पत्थर है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के चुनार के निकट 12 गांव से प्राप्त किया गया था। अशोक के स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, संकिसा, कपिलवस्तु एवं मिर्ज़ापुर से प्राप्त होते हैं। तो जो अशोक के ज़्यादातर स्तंभ लेख हैं वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश पर यवन और कुषाणों ने आक्रमण किए। यवनों के आक्रमण तो मौर्य काल के अंतिम शासक बृहदत्त के समय से ही प्रारंभ हो गए थे। पतंजलि का महाभाष्य है, उसमें यवन आक्रमणकारियों द्वारा अयोध्या पर आक्रमण का उल्लेख है। तो जो महाभाष्य वो पतंजलि का था, उसमें क्या है, यवन आक्रमणकारी जो थे उनके द्वारा जो अयोध्या पर आक्रमण का उल्लेख है। यवन आक्रमणकारियों का लाभ मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग को मिला। उसने मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी और अयोध्या की राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य के एक भाग पर राज्य करने लगा और शुंग वंश की स्थापना की थी। फिर गुप्त वंश का जो आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था, गुप्त वंश का जो आरंभिक राज्य था वो उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अत्यंत महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में ही पाए गए थे। बाद में गुप्तों ने अपनी राजधानी प्रयाग में ही स्थापित की। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल की स्मृति स्वरूप उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतर गांव का जो ललितपुर में दशावतार मंदिर है, एक तो कानपुर में भीतर गांव का मंदिर जो कि फेमस है, और ललितपुर में दशावतार का मंदिर, वो आज भी क्या है, स्थित है। ललितपुर जो कि हमारे झांसी के आसपास पड़ता है, ललितपुर झांसी। नेक्स्ट, 606 ईस्वी में कन्नौज में हर्ष का राज्याभिषेक हुआ और हर्ष ने शीघ्र कन्नौज को भी अपना संरक्षण प्रदान करते हुए अपनी राजधानी कन्नौज को ही बना दिया। इसी बीच चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग जो कि किसके शासनकाल में आया था, हर्ष के, तो हर्ष के आमंत्रण पर कन्नौज में प्रवास किया और चीन लौटकर अपनी आत्मकथा, ह्वेनसांग की आत्मकथा क्या थी, सीयू की, वो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उनका विस्तृत वर्णन किया। किसमें, सीयूकी में। हर्ष के पश्चात कुछ समय के लिए 8वीं शताब्दी में यशोवर्मन ने कन्नौज को अपना खोया वैभव लौटाया। संपूर्ण उत्तर भारत पुनः कन्नौज के अधीन हो गया। यशोवर्मन अति महत्वाकांक्षी शासक था। वह कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ की सहायता से तिब्बत पर आक्रमण करना चाहता था। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, एक बार फिर उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो शहर है वो शक्तिशाली नेतृत्व के अभाव में संघर्ष का केंद्र हो गया और कन्नौज जैसे महत्वपूर्ण राजधानी के लिए 3 प्रमुख शक्तियां, बंगाल के पाल, उज्जैन के प्रतिहार और महाराष्ट्र
वर्तमान कर्नाटक के राष्ट्रकूट में संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसे इतिहास में त्रिराष्ट्र संघर्ष कहा। त्रिराष्ट्र संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ था? बंगाल के पाल, उज्जैन के प्रतिहार, महाराष्ट्र जो कि वर्तमान कर्नाटक के राष्ट्रकूट है, इन तीनों के बीच में क्या हुआ? संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जिसे त्रिराष्ट्र संघर्ष कहा गया। इस संघर्ष में अंततः कौन जीते थे? प्रतिहार। प्रतिहार कहाँ के थे? उज्जैन के। वो विजय हुए। नागभट्ट द्वितीय कन्नौज के प्रतिहार राज्य की स्थापना की। कन्नौज में जो प्रतिहार राज्य वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? नागभट्ट द्वितीय ने। प्रतिहार राजवंश के बाद कन्नौज पर गहड़वाल वंश का शासन हुआ, लेकिन जयचंद गहड़वाल को मोहम्मद गौरी द्वारा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के चंदावल नामक स्थल पर युद्ध में मार दिया गया। तो फिर क्या हुआ? जब प्रतिहार राजवंश के बाद कन्नौज पर गहड़वाल वंश का शासन हुआ, जो जयचंद थे, जयचंद गहड़वाल, उनको मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में जब चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें मार दिया था। अब मध्यकाल में उत्तर प्रदेश, अभी तक तो हम इतिहास की दृष्टि से देख रहे थे कि हमारी जो प्रारंभिक इतिहास है उसमें उत्तर प्रदेश है वो उसकी क्या भागीदारी रही है। अब हम देखेंगे मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का भागीदारी रही है उसकी। तो मध्यकालीन इतिहास में उत्तर प्रदेश का विशिष्ट स्थान है। 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उत्तर प्रदेश के दिल्ली से निकटता होने से यहाँ पर प्रारंभ से ही तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया। बदायूं, संभल, कटिहार, भोजपुर, कड़ा आदि के उपजाऊ क्षेत्र प्रमुख इक़्तिदारों को सौंप दिए गए थे। अब 1394 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने जौनपुर को केंद्र बनाकर शर्की राजवंश की स्थापना की थी। लोधी वंश की स्थापना के साथ ही उत्तर प्रदेश का गौरव एक बार अपना लौटा, क्योंकि सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था। तो लोधी वंश की स्थापना के साथ ही क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का गौरव एक बार फिर से वापस लौटा, उसको फिर से वही गौरव, वही श्रेष्ठता प्राप्त हुई, क्योंकि सिकंदर लोधी ने क्या थी? आगरा शहर की स्थापना करी थी और दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था। मुगल काल में उत्तर प्रदेश के बिलग्राम, जो कि वर्तमान हरदोई है, में अफगान शेर खान ने बाबर के बेटे हुमायूं को परास्त कर, बिलग्राम का युद्ध हुआ था, तो बिलग्राम के युद्ध में बाबर के बेटे हुमायूं को परास्त कर दिल्ली के बादशाहत प्राप्त की थी। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जो बिलग्राम है वो हमारा वर्तमान में हरदोई है, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो 1545 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले का जो युद्ध हुआ था वो शेरशाह के, वहाँ पे क्या हुआ था? कालिंजर किले में ही शेरशाह की मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु हो गई थी। फिर क्या हुआ? तो बांदा जिले में हमारा कालिंजर का जो किला है वो बांदा जिले में है। और 1556 ईस्वी में अकबर बादशाह हुए। फिर अकबर ने क्या किया? अकबर ने उत्तर प्रदेश में आगरा में फतेहपुर सीकरी नामक उपनगर एवं अपनी राजधानी स्थापित की थी। अकबर के मंत्री बीरबल और टोडरमल दोनों ही उत्तर प्रदेश के थे। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास था, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के थे, और कालपी नामक स्थान, जालौन में कालपी स्थान पड़ता है, तो वहाँ के थे। और वहीं टोडरमल सीतापुर जिले के लहरपुर नामक स्थान से उनका जन्म हुआ था। तो अकबर के मंत्री थे बीरबल और टोडरमल, वो दोनों भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। बीरबल, जिनका जो मूल नाम था, वास्तविक नाम था, वो महेश दास था, वो उत्तर प्रदेश के जालौन के कालपी नामक स्थान से संबंधित थे, और जो टोडरमल थे वो सीतापुर जिले के लहरपुर नामक स्थान से बिलोंग करते थे। उत्तर प्रदेश का गौरव उस समय हतोत्साहित हुआ जब शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी सदैव के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा से स्थानांतरित कर दिल्ली कर दी। अभी क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश को वापस ही गौरव प्राप्त हुआ था जब अकबर ने क्या किया था, सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था, आगरा को राजधानी बना दिया गया था। अभी क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का गौरव फिर से उस टाइम हतोत्साहित हुआ जब शाहजहां ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की राजधानी सदैव के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी। अब क्या हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में उत्तर प्रदेश सदैव मुगलों के लिए एक चुनौती बनता रहा। बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह युद्ध लगभग 50 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव की सहायता से छत्रसाल को विजय प्राप्त हुई। इस घटना ने मराठों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया और कानपुर के निकट बिठूर मराठों का प्रमुख केंद्र बनाया गया। अब तो बिठूर जो है वो भी एक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है हमारा। 1732 ईस्वी में अवध के सूबेदार शहादत
खान ने अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इससे प्रेरित होकर रोहिलखंड भी स्वतंत्र हो गया। अब आधुनिक काल में हमारा उत्तर प्रदेश, आधुनिक इतिहास या आधुनिक काल में हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ पर है और क्या योगदान रहा है, तो उसको भी देख लेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 4 प्रमुख केंद्र थे, कानपुर, लखनऊ, झांसी एवं मेरठ। और ये चारों ही जो प्रमुख केंद्र थे वो हमारे कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। इतिहास के सशक्त हस्ताक्षर देखिए, ये चारों ही केंद्र क्या हैं, उत्तर प्रदेश में है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उद्घाटन का श्रेय मंगल पांडे के कारण पश्चिम बंगाल को दिया जा सकता है, लेकिन इस संग्राम का जो वास्तविक रणभूमि है वो तो उत्तर प्रदेश ही रही है, क्योंकि जो प्रमुख 4 केंद्र थे वो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। फिर 1857 के विद्रोह की प्रेरणा के नायक अजीमुल्ला खां बिठूर ठीक है। इतिहास की दृष्टि से जो हमारा कानपुर का बिठूर क्षेत्र रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हुई हैं। तो बिठूर के पेशवा के दत्तक पुत्र नाना दुदू पंत के मंत्री थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाना को पेशवा का वास्तविक उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। नाना के मस्तिष्क में इस घटना के बाद एक विचार आया कि अजीमुल्ला खां लंदन जाकर अंग्रेज सरकार से विनती कर उनके हक को दिलाए। अजीमुल्ला लंदन रवाना हुए, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उनकी रणनीति थी कि अगर अंग्रेजों को ही भारत से बाहर निकाल दिया जाए, न केवल नाना बल्कि भारत माँ की जंजीर भी टूट जाएगी, अंग्रेजों का जो शासन था वो भी खत्म हो जाएगा। अजीमुल्ला खां की लंदन में मुलाकात सतारा के अपदस्थ राजा के वकील रंगोजी बापू से हुई। दोनों ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की योजना बनाई। लंदन से वापस आकर रंगोजी बापू ने दक्षिण भारत में और अजीमुल्ला के नाना के साथ उत्तर भारत में क्रांति का प्रचार आरंभ कर दिया और 31 मई 1857 का दिन क्रांति के लिए तय किया गया। लेकिन समय में सभी जगह सूचना न पहुंच पाने के कारण 21 मार्च को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में चर्बी लगे कारतूस के खिलाफ अंग्रेजों में जंग का ऐलान कर दिया गया, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया। इस विद्रोह के बाद जगह जगह अंग्रेजी सेना और अंग्रेजी अफसर सावधान रहने लगे, जबकि क्योंकि क्या किया गया था, जो हमारी क्रांति के लिए जो डेट तय की गई थी 31 मई 1857, लेकिन ये सूचना जो है हर जगह नहीं पहुंच पाई थी। और इसके कारण क्या हुआ था कि जो 31 मार्च को पहले ही पश्चिम बंगाल में जो हमारे मंगल पांडे थे, इन्होंने चर्बी लगे कारतूस का क्या विरोध किया था और उसके बाद उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया था। तो जो अंग्रेज अफसर थे वो पहले से ही थोड़ा सा सावधान रहने लगे थे इसी वजह से हमारी 1857 की जो क्रांति थी वो विफल रही थी। उसका कारण यही था क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर हम लोगों ने नीति नहीं बना पाई थी। फिर उत्तर प्रदेश में मेरठ में सबसे पहले क्रांति का बिगुल फूंका गया। 10 मई को सवेरे ही फिरंगी मारो के नारे मेरठ में बुलंद हो गए। कैप्टन फिटनेस को सबसे पहले मार दिया गया। एक दिन में मेरठ अंग्रेजों से मुक्त हो गया और 11 मई को नारा लगा, दिल्ली चलो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सबसे पहले क्रांति का बिगुल फूंका गया था। 10 मई को क्या हुआ, 10 मई को सवेरे ही फिरंगी मारो के नारे से मेरठ क्या हुआ, मेरठ में बुलंद हो गए लोग नारे वहाँ पे कि फिरंगी मारो करके नारे से मेरठ में बुलंद हो गए। कैप्टन फिटनेस को सबसे पहले मार दिया गया और एक दिन में जो मेरठ था वो अंग्रेजों से मुक्त हो गया और फिर क्या हुआ, फिर 11 मई को नारा लगा कि अब दिल्ली चलो, मेरठ को मुक्त करा के अब दिल्ली चलो। 22 मई को बगावत की खबर जब इटावा पहुंचे तो वहाँ के कलेक्टर ऑक्टेवियन ह्यूम, वही जिन्होंने 1885 में क्या किया था, कांग्रेस की स्थापना की थी, इटावा की स्थिति देखकर ही उनको महिला वेश में इटावा छोड़कर भागना पड़ा। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिन्होंने 1885 में क्या किया था, कांग्रेस की स्थापना की, तो उन्होंने जब ये इटावा की स्थिति देखी तो उनको क्या हुआ, उन्होंने महिला का वेश धारण किया और वहाँ से भाग गए। 1857 के विद्रोह में क्या हुआ, महक परी की आहुति भी महत्वपूर्ण है। नेपाल की नर्तकी की जब वाजिद अली शाह की शरीके हयात बनी, इन्हें इफ्तियार उल निशा की उपाधि से नवाजा गया। उन्होंने वाजिद अली की बिरजी शगदर नाम से वारिश बतौर तोहफा दिया। वाजिद अली शाह को तो अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को क्या किया था, अंग्रेज़ों ने कोलकाता के मटिया बुर्ज के कैद खाने में कैद कर लिया था। लेकिन लखनऊ की महक परी बेगम हज़रत महल के रूप में अंग्रेज़ों से अपने शौहर की दुश्मनी का बदला ले रही थी। बेगम हज़रत महल किसकी बीवी थी,
वाजिद अली शाह की बीवी थी। तो अंग्रेज़ों से ये क्या कर रही थी, बदला ले रही थी। 18 मार्च 1858 को लखनऊ को हज़रत महल ने अलविदा कहा और नेपाल पहुंचकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। बाद में नेपाल में ही बेगम जो हज़रत महल थी, बेगम हज़रत महल का क्या वहीं पे मृत्यु हो गई, उनका इंतकाल हो गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का योगदान रहा, ये किसी से भी छुपा नहीं रहा। लक्ष्मीबाई का योगदान सर्वोपरि है, सभी जानते हैं। लेकिन झांसी की क्रांतिकारियों के मध्य निस्वार्थ सेवा भाव के लिए झलकारी बाई को भी याद अवश्य किया जाना चाहिए। हाँ, लक्ष्मीबाई को तो सभी जानते हैं, लेकिन झलकारी बाई को कोई नहीं जानता। उनका भी बहुत ही उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, तो उनको भी याद अवश्य किया जाना चाहिए। वह महिला थी जिसने झांसी से रानी के निकलते वक्त रानी का वेश बनाकर अंग्रेजों को धोखे में रखा और झांसी में ही उनको क्या हुई, वीरगति प्राप्त करी थी। कानपुर में नाना की मासूम 11 साल की बेटी मैना, जिसने अपने पिता का पता बताने से उस इंतहा तक इनकार किया कि अंग्रेज़ों ने बिठूर के नाना के महल में उसे ज़िंदा जला दिया। मतलब अंग्रेज़ जो थे उसके पिता का पता, नाना साहब का पता पूछ रहे थे, लेकिन उनकी मासूम बेटी 11 साल की मासूम बेटी थी मैना जिसका नाम था, उसने अपने पिता का अंत तक पिता का पता नहीं बताया और अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उस बिठूर में जो नाना साहब का महल था उसी में उसे ज़िंदा जला दिया था, पर उसने अंत तक अपने पिता का पता नहीं बताया था। फिर हुई गोंडा की रानी ईश्वरी कुमारी, उन्होंने भी क्या अंग्रेज़ों से लोहा लिया, शहादत की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। और फिर आगे बढ़ते हैं। 1857 के बाद से लेकर के आज़ादी तक लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का जुड़ाव उत्तर प्रदेश से किसी न किसी रूप से जरूर रहा। उदाहरण के लिए 1922 में गोरखपुर का जो चौरी चौरा कांड, उसमें क्या हुआ कि उसमें हिंसक घटना ने क्या किया था, पूरे देश में जो उस टाइम असहयोग आंदोलन चल रहा था उससे वो क्या हुआ, वो प्रभावित हुआ और उसको वापस लेना पड़ा था असहयोग आंदोलन का चौरी चौरा कांड के बाद से। क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में चाहे वह काकोरी कांड हो या चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किए गए कई कृत्य हों, इन सब में उत्तर प्रदेश का योगदान ज़रूर रहा है। गांधी जी के नमक तोड़ो कानून का पालन उत्तर प्रदेश में भी किया गया। 8 अप्रैल 1930 को रायबरेली में नमक बनाया गया, जिसे पंडित मोतीलाल नेहरू ने नीलाम भी किया था। फरवरी 1918 में यूपी में किसान सभा की स्थापना की गई। इसका श्रेय गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी व मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। तो किसान सभा भी हुई थी हमारी 1918 में। फिर आता है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट आंदोलन 1919। नाई धोबी बंद, ये जो सामाजिक बायकाट आंदोलन था 1919 में किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चलाया गया था। अब 1857 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण जिन्होंने अपना रोल प्ले किया उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। लखनऊ से हमारी थी बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बनारस से मिर्जा वज़ीर अली खां, फतेहपुर से अजीमुल्ला, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह और बरेली से बहादुर खान बख्त खान, मेरठ से कदम सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह, सुल्तानपुर से शहीद हसन। और ये पूरे 12 क्षेत्र जो हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन हुआ। अभी 1919 में हमारा ये यहाँ पे क्या हुआ था, यूपी में किसान सभा की स्थापना की गई थी। फिर 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन हुआ। 1921-22 में क्या हुआ, रायबरेली, हरदोई व आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध किसान विद्रोह एक आंदोलन 1921-22 मई में स्टार्ट हुआ था। कौन सा आंदोलन? एक आंदोलन, किसान आंदोलन था, प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व मदारी पासी एवं सहदेव ने किया। 1935 में संयुक्त प्रांत वर्तमान के उत्तर प्रदेश में किसान संघ की स्थापना हुई। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उत्तर प्रदेश के बलिया में करो या मरो का सर्वाधिक प्रभाव रहा। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया के अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। 20 अगस्त को बलिया के हनुमानगंज की कोठी में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। वर्तमान में सेना और पुलिस के गौरव का प्रतीक जय हिंद
का नारा जो है वो श्रीधर पाठक ने दिया। वर्तमान में सेना और पुलिस का जो गौरव का प्रतीक चिन्ह है जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था? श्रीधर पाठक ने दिया था। या इलाहाबाद के रहने वाले थे श्रीधर पाठक, और उन्होंने सर्वप्रथम पत्रिका हिंदी प्रदीप इसी पत्रिका थी श्रीधर पाठक की, में इस नारे को व्यक्त किया था। बाद में इसे कांग्रेस में शामिल किया गया। नेक्स्ट, आज़ादी के सम्मान में गाया जाने वाला जो झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, उसके रचयिता स्वर्गीय श्यामलाल गुप्त पार्षद, वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के ही माटी के फूल थे। ठीक है, तो जो हमारा झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, उसके जो रचयिता हैं स्वर्गीय श्यामलाल गुप्त पार्षद, वो हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिलोंग करते हैं। अब सत्ती चौरा कांड, अब सत्ती चौरा कांड क्या है? यह घाट उत्तर प्रदेश के कानपुर के जाजमऊ में स्थित है, जो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के नरसंहार के लिए जाना जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को कानपुर में सुरक्षित कलकत्ता भेजने के लिए जलमार्ग से 27 जून 1857 को 40 नावें मंगाई गई थी। जब पहले चरण में अंग्रेजों के बीवियां और बच्चे नाव में बैठकर जाने लगे तो भीड़ में वंदे मातरम के नारे लगने लगे और धीरे धीरे भीड़ उन्माद में बदल गई। उसके बाद भीड़ द्वारा सत्ती चौरा घाट पर लगभग 300 ब्रिटिश पुरुष महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई, और जो अंग्रेज बच गए थे उन्हें बाद में बीबी घर नरसंहार में मार दिया गया। कहा जाता है इस हत्याकांड को नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहे थे, जिनकी बेटी मैना को अंग्रेजों ने क्या किया था? उनके ही महल में जिंदा जलाकर मार दिया था। तो इस जो सत्ती चौरा कांड था उसका नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। अब इस घाट का नाम बदलकर नाना राव घाट कर दिया गया है, जो कि कानपुर में है। नेक्स्ट, अब प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी। अभी हमने ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश को देखा, अब हम प्रदेश के नाम, चिन्ह और राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रदेश का नाम है 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। हमारे जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो नाम है वो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, 1902 में आगरा एवं अवध को संयुक्त प्रांत, और फिर 1937 में केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और फिर जो हमारा वर्तमान उत्तर प्रदेश है वो 24 जनवरी 1950 से क्या हुआ? उत्तर प्रदेश हो गया। तो इसके पहले कई नाम रहे हैं, तो जिनको हम पढ़ लेंगे, एक बार से फिर से रिपीट करेंगे। 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, 1902 से आगरा एवं अवध को संयुक्त प्रांत, 1927 से केवल संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत, और फिर 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जाने लगा। फिर राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर, जो हमारा उत्तराखंड, जो पहले हमारे उत्तर प्रदेश का ही भाग था, उत्तराखंड बना दिया गया। तो कितने जिलों को काटकर? 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ। कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। प्रथम राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि हिंदी में। द्वितीय राजकीय भाषा 1989 में उर्दू। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या टेसू। 4 जनवरी 2011 से पलाश या टेसू को हमारा राजकीय पुष्प माना जा रहा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय चिन्ह 1 वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। यह चिन्ह जो है वो 1938 में स्वीकृत किया गया था। अब हम आगे देखेंगे प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। राज्य विधानसभा का राज्य जो विधानसभा है उसका पहला गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में विधानसभा का गठन हुआ था। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431 रही थी। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था, तो उत्तराखंड बनने के पहले तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 थी। 17वीं विधानसभा के अंतिम एंग्लो इंडियन जो हैं वो डॉक्टर डेंजिल जे गोडेन रहे हैं। 18वीं विधानसभा 2022 की जो हमारी विधानसभा चुनाव हुआ था वो 18वां था। तो 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए जो महिलाएं चुनी गई वो 47 थी। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज 12 सीट हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं? तो प्रयागराज में कितनी है? 12। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला जो है वो श्रावस्ती महोबा चित्रकूट, 2 सीटें हैं यहाँ पे, श्रावस्ती महोबा चित्रकूट। यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी है? 2। एक्चुअली इस पार्ट से क्या है, हमारे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं विधानसभा सीटें।
तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जो ज़िला है वो हमारा इलाहाबाद है, जहाँ पे 12 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटें वाला ज़िला कौन सा है, वो हमारा श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जहाँ पे कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86, 84 SC प्लस 2 ST। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बार बैठक हुई है। 8 जनवरी 2003 को कहाँ पे हुई थी, प्रयागराज में। और वैसे क्या होते हैं, वैसे जो ये बैठक होती है वो लखनऊ में ही होती है। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार बैठक लखनऊ से बाहर बैठक हुई। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई थी 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर, प्रयागराज। कुंभ क्योंकि हमारा प्रयागराज में है, तो कुंभनगर, प्रयागराज में। जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, सर्वाधिक जिले हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो कितने हैं, 75। तहसीलों की संख्या 351। नगर निगम वो 17 हैं। ब्लॉक कितने हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, 825। जिलों की संख्या 75, तहसील 351, नगर निगम 17, ब्लॉक 825। जिले का नाम और मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, संभल का जो मुख्यालय है वो पवासा है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, कानपुर देहात, अकबरपुर माती, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, जालौन, उरई, कौसाम्बी, मंझनपुर, अमेठी, गौरीगंज, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, कुशीनगर, पडरौना और सिद्धार्थनगर, नौगढ़, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज। अभी इनमें से बहुत सारे जो मुख्यालय हैं और जो नाम हैं, मेरे ख्याल से इनको बदला जाना चाहिए और बहुत जल्दी ही योगी जी बदल भी देंगे। जैसे कि मुझे ये दिखाना खलीलाबाद, हो सकता है इसका नाम चेंज हो जाए। अब न्यायालय पे आ जाएंगे। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ 1986 में, और न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, लखनऊ। उच्च न्यायालय प्रयागराज, एक खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160। अब नियुक्तियाँ पहले की और अब की। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक रहे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री 2 हुई हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल में के रूप से ये 33वें कौन से नंबर के हैं, हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो 33वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। व्यक्ति रूप में 21वें हैं। और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री चरण सिंह व विश्व प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश से जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, वह देश के प्रधानमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के रहे हैं, वो तो उत्तर प्रदेश से रहे हैं, तो वो रहे हैं चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल। अब नोट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है जो कि चेंजेस हुए हैं हमारे। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 में स्थापित किया गया था। ओके। उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए स्थापित इस न्यायाधिकरण के पहले मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन थे। 1869 में इस उच्च न्यायालय को इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया था। तो पहले ये कहाँ पे था, पहले ये आगरा में 1861 जो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 है उसके अंतर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 में स्थापित किया गया था। उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए स्थापित इस न्यायाधिकरण के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन थे। 1869 में जब इस उच्च न्यायालय को क्या किया गया था, इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया था। वर्तमान यानी 7वें लोकायुक्त कार्यकाल इनका 8 वर्ष का है। और न्यायाधीश श्री संजय मिश्र 31 जनवरी 2016 से। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त या फिर लोकपाल विशंभर दयाल थे। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त या फिर लोकपाल जो पूछे तो कौन थे, वो हमारे विशंभर दयाल थे। और 7वें जो वर्तमान में लोकायुक्त पूछेगा तो वो कौन है, वो संजय मिश्र हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत और यहाँ के घराने, ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घरानों से ना, कुछ लोगों के नाम पूछ लिए जाते हैं और फिर पूछेंगे किस घराने से बिलोंग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
किराना घराना है, तो किराना घराना उसके संस्थापक जो थे उस्ताद बंदे अली खां। अब किराना घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत और गायन की हिंदुस्तानी ख्याल गायकी की परंपरा को वहन करने वाले हिंदुस्तानी घरानों में से एक है। किराना घराने का नाम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर ज़िले के एक तहसील कस्बा कैराना, मुजफ्फरपुर से कैराना जो तहसील है तो उसके नाम पे पड़ा। और कौन सा घराना? किराना घराना। कहाँ के? मुजफ्फरपुर ज़िले के कैराना तहसील के नाम पर, जो कि अब शामली में है, उसके नाम से माना जाता है। और एक जनश्रुति के अनुसार इनके परिवार में भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर एक वरदान दिया था और कि यहाँ के गायकों के स्वर बांसुरी के समान होंगे। उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद अब्दुल वहीद खान इसी घराने को प्रसिद्ध किया। तो करीम खान और वहीद खान जो है वो कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? वो किराना घराने से बिलोंग करते हैं। गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, हीराबाई वादोडकर किराना घराने से ही संबंधित थे। कौन? गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी और हीराबाई वादोदकर, ये हमारे किराना घराने से हैं, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले के कैराना तहसील के नाम पे पड़ा। अब नेक्स्ट है आगरा घराना। संस्थापक आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी शुजान साहब थे। तो इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, परंतु संगीतविदों का मानना है कि इसके संस्थापक हाजी शुजान खान थे। फयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित करने का काम किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में से श्री आर व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक आते हैं। ये वर्तमान में आते हैं। कौन है? सी आर व्यास और विजय किचलू। कौन से घराने से? आगरा घराने से। आगरा घराने के संगीतकार ख्याल के साथ ही ध्रुपद, धमार और ठुमरी गाने में भी कुशल थे। और फिर हमारा आता है सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका उदय हुआ था। लखनऊ घराने के कथक के प्रमुख कलाकार अच्छन महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज, बहुत ही फेमस रहे हैं बिरजू महाराज। कौन सी घराने से थे? लखनऊ घराने से। जय किशन महाराज। लखनऊ घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक गायिका जो थे वो सुरजू खां, छज्जू खां, नवाब कासिम अली, रहीमन बाई इत्यादि। तबले के लखनऊ घराने के संस्थापक मोदू खान व बख्तूर खान, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कथक नृत्य के लिए तबला वादन की जो शैली विकसित की उसे लखनऊ शैली के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी अलग शैली विकसित की थी तबला वादन की, जिसे लखनऊ शैली के नाम से जाना जाता है। लखनऊ घराने के प्रमुख पखावज वादक कोउद सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम। लखनऊ घराने के प्रमुख वीणा वादक सादिक अली खान। लखनऊ घराने के मियाँ गुलाम नबी शौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। प्रख्यात गज़ल गायिका बेगम अख्तर लखनऊ घराने से संबंधित थी। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है बनारस घराना। यहाँ बनारस जो घराना है वो गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहा। इस घराने के गायक ख्याल गायकी के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही बनारस घराने के तबला वादकों की भी एक स्वतंत्र शैली रही है। बनारस घराने के ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। किसको? जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। कौन से घराने से थे जयदेव सिंह जी? बनारस घराने से। बनारस घराना जो है एक शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां, बहुत ही फेमस रहे हैं। बिस्मिल्ला खां बनारस घराने से बिलोंग करते हैं, जो कि शहनाई वादक थे। मुमताज़ खान बनारस घराने के प्रमुख सितार वादक पंडित रविशंकर। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक बिस्मिल्ला खां और दूसरा है पंडित रविशंकर, जो कि हमारे बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक थे और पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक थे, ये हमारे बनारस घराने से थे। बनारस घराने के प्रमुख तबला वादक जो थे राम सहाय, जानकी सहाय, पंडित समता प्रसाद मिश्र गुदाई महाराज, वीरू मिश्र, मौलवी राम मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, किशन महाराज, कंठे महाराज, ये हमारे बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। फिर आ गया अतरौली घराना और रामपुर सहसवान घराना। तो अतरौली घराने के संस्थापक अलीगढ़ जनपद के अतरौली स्थान में जूनागढ़ रियासत से संबंध दो भाई काले खान एवं चांद खान माने जाते हैं। दल्लू खान और छज्जू खान इस घराने से संबंधित थे, जो ध्रुपद
धमार गायन के लिए प्रसिद्ध थे। रामपुर साहसवान घराना जो है वो रामपुर साहसवान घराना हिंदुस्तानी संगीत के लिए प्रसिद्ध घरानों में से एक है। घराने के जो प्रमुख गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, मोहम्मद अली खान, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ आचार्य बृहस्पति के अनुसार रामपुर घराने के संस्थापक नेमत खान और सदारंग थे। फिर ये हमारा घराना यहाँ से ख़त्म होता है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण घराने हैं, जैसे किराना घराना। तो किराना घराने से जो हमारे हैं गंगूबाई हंगल और भीमसेन जोशी, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अब्दुल करीम, अब्दुल वहीद, ये हमारे इससे थे। और फिर आगरा घराना, आगरा घराने से जो हमारा है ये सी आर व्यास और विजय किसलू जो कि वर्तमान में है, ये आगरा घराने से हैं। और क्योंकि क्या हुआ था, फयाज़ खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित करने का काम किया था, इसलिए इसे रंगीला घराना भी जाना जाता है, आगरा घराने को। लखनऊ घराना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ घराने से पंडित जी अयोध्या प्रसाद जी जो हैं ये बहुत पूछे जाते हैं। और छज्जू खां लखनऊ घराने से, और ये अच्छन महाराज, शंभू महाराज, बिरजू और जयकिशन महाराज वो हमारे लखनऊ घराने से बिलोंग करते थे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम बनारस घराना। बनारस घराने से हमारे बिस्मिल्ला खां और पंडित रविशंकर, इनको बहुत ही पूछा जाता है। और जयदेव ठाकुर जो कि संगीत शास्त्र का पितामह जिनको बोला जाता है, वो भी बनारस घराने से थे। फिर यहाँ दल्लू खान और छज्जू खान, ये अतरौली घराने से थे। नेक्स्ट अब हम आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख नृत्य। तो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख नृत्य से भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है। तो जोगनी नृत्य जो कि हमारे अवध क्षेत्र में है, यह नृत्य शैली विशेषकर रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धारण कर नृत्य करते हैं। जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का रूप धारण करके ये नृत्य करते हैं। कब? रामनवमी के अवसर पर। जोगनी नृत्य जो कि हमारे अवध क्षेत्र से है। फरुहाई नृत्य जो है वो हमारे अवध क्षेत्र के अहीरों का है, अहीरों का नृत्य है। फिर विदेशिया नृत्य जो कि पूर्वांचल क्षेत्र से प्रचलित पति के विदेश या शहर से कहीं दूर जाने पर उसकी पत्नी द्वारा करुण एवं प्रणय वार्ता के दृश्य प्रकट करने वाला नृत्य होता है। नटवरी नृत्य जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में अहीरों का नृत्य है। धोबिया नृत्य या पूर्वांचल क्षेत्र का नृत्य है, इसे मांगलिक अवसर पर किया जाता है। कर्मा नृत्य सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर के खरवाड़ आदिवासियों द्वारा फसल बोने और होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और शैली या शायरा नृत्य जो है वो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चौलर नृत्य सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में अच्छी वर्षा हेतु किया जाने वाला नृत्य है। धीवर नृत्य कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाता है। शायरा नृत्य अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, शायरा नृत्य ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के आदिवासियों द्वारा, और इधर शायरा नृत्य जो है वो बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल की कटाई के समय भी किया जाता है। पाशी नृत्य पाशी जाति द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। छोलिया जो नृत्य है वो राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर एक हाथ में तलवार तथा एक हाथ में ढोल लेकर किया जाता है। छपेली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छपेली जो है वो एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाने वाले इस नृत्य में अत्यधिक आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। छपेली नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवी नृत्य मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रचलित है। धूरिया नृत्य जो कि बुंदेलखंड के कुम्हार प्रजापति लोगों के द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। और फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा धूरिया नृत्य के बाद पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य के समान किया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मयूर की भांति किया जाता है, अतः इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है राई नृत्य को। दीप नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भारी थाली अथवा परात सिर पर रखकर किया जाता है। मयूर नृत्य एक नृत्य ब्रज क्षेत्र में तथा नर्तक मोर पंख के वस्त्र धारण करके करते हैं। कार्तिक नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक मास में नृत्य को द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाता है। कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र के लोग मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। ख्याल नृत्य पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाता है। और कानला नृत्य बुंदेलखंड के धोबी समाज में प्रचलित नृत्य है। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में श्रावण मास में किया जाता है। चरकुला बहुत ही महत्वपूर्ण है। चरकुला नृत्य जो है वो ब्रजवासियों द्वारा किया जाने वाला
घड़ा नृत्य जिसमें क्या होता है, बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं और फिर इसे सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी को किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ जो ये प्रमुख नृत्य हैं इनको एक बार से आप सभी रिवाइज कर लीजिएगा, और यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण नृत्य हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी नृत्य जाने वाला है। यहाँ पे सारे कवर कर लिए गए हैं। अब हम आते हैं भाषा विभाग में। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम भाषा हिंदी है एवं 1989 को उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज़ें कि बहुत ही बड़ा जाने वाला है ये पीडीएफ, पर इसी पीडीएफ से आपका सारा उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल जो है वो कवर हो जाने वाला है। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की जो प्रथम भाषा रही है वो हिंदी है एवं 1989 में जो उर्दू है, उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश के भाषाई संस्थान, तो हिंदुस्तानी अकेडमी 1927 में प्रयागराज में स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में लखनऊ में स्थापित हुई। और फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 लखनऊ में, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 लखनऊ में, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1977 लखनऊ में, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी वो भी 1977 में ही, 1997 में शायद, 1997 में ही लखनऊ में ही। फिर उत्तर प्रदेश के कवि और उपनाम, उनके लोकप्रिय नाम, उपनाम मतलब लोकप्रिय नाम। अब हमारे बहुत सारे कवि जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश से आए, तो उनमें से जो प्रमुख हैं उनके यहाँ पे हम देख लेंगे। जैसे मलिक मोहम्मद, इनको जायसी जी के नाम से ज़्यादा, मलिक मोहम्मद जायसी। अमीर खुसरो, तूतीय हिंद के नाम से किसको जाना जाता था, अमीर खुसरो जी को। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के नाम से जाना जाता था, इन्हें महाप्राण निराला। और हरवंश राय बच्चन हालावादी कवि जो थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उपाधि, उपनाम था इनका। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र। और तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि थे। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती थी। और धनपत राय, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद हम लोग बोलते हैं, वो धनपत राय, उनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय। भारत रत्न से सम्मानित उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको दर्शन के क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में मिला 1954 में। डॉक्टर भगवान दास को भी दार्शनिक क्षेत्र में 1954 में मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पॉलिटिशियन थे क्योंकि ये, तो राजनीति के क्षेत्र में 1955 में मिला। गोविंद बल्लभ पंत जो कि हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और इनको भी राजनीति के क्षेत्र में 1957 में मिला। पुरुषोत्तम दास टंडन राजनीति के क्षेत्र में 1961 में मिला। इंदिरा गांधी, इन्हें भी राजनीति के क्षेत्र में मिला। राजीव गांधी, इन्हें भी राजनीति के क्षेत्र में मिला 1991 में। और पंडित रविशंकर सितार वादक, और इन्हें 1999 में मिला, 1999 में मिला। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, उन्हें 2001 में मिला। और मदन मोहन मालवीय, इन्हें मरणोपरांत मिला। समाज सुधारक थे ये, और इन्हें 2014 में मिला। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हें भी राजनीति के क्षेत्र में मिला, और कब मिला, 2014 में। उत्तर प्रदेश, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थल। तो जब आप उत्तर प्रदेश आएंगे या आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो ये प्रमुख यहाँ के दार्शनिक स्थल हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है। नरसिंह टीला जौलौन में है। रानी महल झांसी में है। व्यास टीला जौलौन में। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर का दुर्ग जो है वो बांदा में है। 84 गुंबद कालपी जौलौन में है। मकरबई मंदिर महोबा में है। बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में। आनंद भवन प्रयागराज में। कड़क शाह बाबा की मजार कौशाम्बी में है। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में है। बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है। और धानपुर शहीद स्मारक चंदौली में है। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही में। सोमनाथ मंदिर देवरिया। काल भैरव मंदिर वाराणसी।
भारत माता मंदिर वाराणसी। हाँ, ये भारत माता मंदिर पूछा जाता है कि भारत माता मंदिर कहाँ है, तो ये वाराणसी में, कई बार क्वेश्चन बना है ये एग्ज़ाम में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर, देवी पाटन मंदिर बलरामपुर, चाइना मंदिर श्रावस्ती, भृगु मंदिर बलिया, माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर, रेणुकेश्वर मंदिर महादेव जी का मंदिर है सोनभद्र, नैमिषारण्य सीतापुर में है, संकिशा फर्रुखाबाद, मुगल घाट फर्रुखाबाद, घटिया घाट फर्रुखाबाद, खानका रशीदिया मैनपुरी, आसई किला दिगंबर मूर्तियाँ वो इटावा से है, भगवान वराह मंदिर सोरो कासगंज में है, रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में है, सीताकुंड घाट सुल्तानपुर, रूमी दरवाज़ा लखनऊ, लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी, श्री दाऊजी महाराज हाथरस, हरिदेव मंदिर मथुरा, एजाज अली हाल बिजनौर, दान तीरथ मेरठ, झारखंडेश्वर शिवलिंग हापुड़ में है, शुक्रताल का शिव मंदिर ये पूछा जाता है मुजफ्फरनगर में है, शाकंभरी देवी मंदिर ये भी इम्पोर्टेंट है सहारनपुर में है, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। अब उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमि रामसर साइट्स के बारे में पढ़ लेंगे। कुल 10 अप्रैल 2022 तक की जितनी है, तो 10 अप्रैल 2022 तक कुल हमारे उत्तर प्रदेश से 10 रामसर साइट्स हैं। एक तो सबसे पहले ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट नरौरा, वो 2005 में रामसर साइट घोषित की गई थी। नवाबगंज जिला उन्नाव, नवाबगंज पश्चिम बिहार, तो नवाबगंज जो है वो 2012 में, सरसई नवार इटावा से है 2019 में, पार्वती अरंगा गोंडा 2019 से, समन पक्षी विहार मैनपुरी में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई, समसपुर झील रायबरेली, सूर सरोवर कीथम झील आगरा, हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर मुजफ्फरनगर की सीमा पर, और जो हमारा 2022 में अभी हाल ही में घोषित हुआ है वो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है। तो ये 10 हमारे वेटलैंड उत्तर प्रदेश से हैं। अब भारत में कुल 75 रामसर वेटलैंड हो गए, और भारत में अगर पूछेगा तो 75 है, जिसमें से 10 हमारे उत्तर प्रदेश से। मार्च 2023 तक हमें, जैसे कि हमें ज्ञात है कि भारत का सबसे पहला वेटलैंड 1981 में चिल्का झील को घोषित किया गया था। तो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में वेटलैंड का जो प्रतिशत है, जो वेटलैंड क्षेत्र है उसमें से हमारे उत्तर प्रदेश का जो वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत है वो 5.5% है। प्रदेश का सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र, प्रदेश का सबसे कम वेटलैंड वाला जिला बागपत हाथरस। अब हम बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जो उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान, जनसंख्या नीति की दृष्टि से और भौगोलिक स्थिति के अनुसार और सीमावर्ती क्षेत्र, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान, तो कुल क्षेत्रफल में स्थान चौथा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे है। सबसे पहला जो है राज्य वो राजस्थान है, दूसरे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। किसके बिहार पे? क्षेत्रफल के बिहार पे। और जनसंख्या के बिहार पे जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो भारत में पहले स्थान पर है। अब 10 की वृद्धि दर है वो 20.2% है। भारत की 10 की वृद्धि दर से अधिक है। भारत की जो 10 की वृद्धि दर है उससे अधिक जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर है। कितनी है? 20.2%। और 10 की वृद्धि दर से 14वां स्थान है। जनघनत्व के बिहार पे अगर हम देखेंगे तो चौथे स्थान पे है। भारत के जनघनत्व से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व, और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829। लिंगानुपात 912। और साक्षरता का दर, अगर साक्षरता की दर के बारे में बात करें तो 67.7% जो है लोग यहाँ पे साक्षर हैं। और साक्षरता की दर से 29वां स्थान है। पुरुष साक्षरता जो है 77.3% है, 29वां स्थान। महिला साक्षरता की दर से साक्षरता अगर की बात करें तो हमारे 57.2% महिला यहाँ पे साक्षर हैं, यानी 31वां स्थान है। फिर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 11 जुलाई 2000 को वर्ष 2016 तक प्रजनन दर प्रजनन दर है वो 2.1% पर लाना, और बालिका विवाह जो आयु है वो 16.4 साल की जब लड़की हो, और 16.5 साल का 16.5 से 19.5 16.4 ईयर से 19.5 ईयर तक। और राजकीय सेवाओं में महिला आरक्षण जो है वो 33% है।
ऐसा कहीं दिखा तो नहीं। राजकीय सेवाओं में महिला आरक्षण 33% है। उत्तर प्रदेश भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय अगर स्थिति देखें तो 23 डिग्री एंड 52 सेकेंड जो है से लेकर 30 डिग्री 24 सेकेंड उत्तरी, और देशांतरी विस्तार देखें तो हमारा 77 डिग्री 5 सेकेंड से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक है। और प्रदेश की सीमावर्ती अगर राज्य की बात करें तो सबसे पूर्वी सीमा जो है, सबसे पूर्वी जो है वो बिहार से, सबसे पश्चिमी हरियाणा से, सबसे उत्तरी उत्तराखंड, और सबसे दक्षिणी जो सीमा है वो हमारे छत्तीसगढ़ से लगती है। प्रदेश की सीमावर्ती अगर जिलों की बात करें तो सबसे पूर्वी जो जिला है वो बलिया, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी सोनभद्र। जब हम मैप पे देखेंगे तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो जब भी ये चीज़ें हम देखेंगे कि कहाँ से सीमा किस राष्ट्र से या तो बेसिकली ये चीज़ें जब आप मैप पे देखोगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। तो सबसे पूर्वी राज्य जो अगर देखेंगे तो बिहार है, सबसे पश्चिमी हरियाणा, सबसे उत्तरी उत्तराखंड, सबसे दक्षिण में जो है वो छत्तीसगढ़ है। और सीमावर्ती जिलों की बात करेंगे तो सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया है, सबसे पश्चिमी शामली उत्तर में है, और उत्तरी जिला पूछेगा तो सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी हमारा सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का। सबसे बड़े जिले की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटा जिला हमारा हापुड़ है। सीमावर्ती प्रदेश 9, जिसमें से 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। और 9 जो राज्यों की बात करेंगे तो वो हमारे हो जाएंगे 8 राज्यों की जो बात करेंगे वो हो जाएंगे हमारे हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार। ये हमारे 8 राज्य हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जो ये हमारे सीमावर्ती प्रदेश है जिनसे हमारे उत्तर प्रदेश क्या करता है, सीमा साझा करता है। प्रदेश की सबसे लंबी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और सबसे न्यूनतम सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अब मध्य प्रदेश से बनने वाले ज़िले, मध्य प्रदेश से बनने वाले जो ज़िले हैं वो 11 हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले ज़िले हैं। और बिहार से सीमा साझा करते हैं हमारे 7 ज़िले, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले भी 7 ज़िले हैं हमारे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये हमारे उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। दिल्ली से सीमा बनाने वाले 2 हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जीबीटी नगर, नोएडा। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले ज़िले एक ज़िला है जो कि सोनभद्र है, और झारखंड से एक सोनभद्र। तो जो झारखंड है हमारा और जो सोनभद्र है हमारा वो झारखंड और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र से सीमा बनाने वाले राज्य जो हैं वो हमारे राज्य हो गए 4, मध्य प्रदेश, ओके यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा बनाने वाला हमारा एक ज़िला कौन सा है, सोनभद्र। और झारखंड से सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है, सोनभद्र हमारे छत्तीसगढ़ से झारखंड दोनों से सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र से सीमा बनाने वाले 4 राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। 2 तो हमने अभी ऊपर पढ़े, और मध्य प्रदेश और बिहार भी हमारा सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर के साथ सीमा बनाने वाले राज्य 3 हो गए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ, जिसमें से 13 जिले जो है हमारे विभाजित होकर उत्तराखंड बना दिया गया। अब ये वाला जो पार्ट है ये आप उत्तर प्रदेश का जब मैप सामने रख के पढ़ेंगे ना तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार ये मैप सामने रख कर फिर इतने पार्ट को आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन कौन से, मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली। तो ये हमारे 8 जो है वो दिल्ली NCR राजधानी क्षेत्र में आते हैं। NCR में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जो ज़िले हैं ये भी हमारे कुछ ज़िले हैं जिनको ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि ये ज़िले भी हमारे NCR में आ जाएंगे। तो मथुरा, हाथरस, सहारनपुर, अलीगढ़। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ज़िले हैं जो हमारे NCR क्षेत्र में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, मथुरा, हाथरस, सहारनपुर, अलीगढ़। NCR में सर्वाधिक ज़िले हरियाणा के 14 ज़िले हैं, जबकि राजस्थान के मात्र 2 ज़िले NCR में शामिल हैं। अब नेशनल कैपिटल रीजन ये हमारे हो गए, ठीक है। अब
न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1886 में हुई थी। उच्च न्यायालय प्रयागराज, एक खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1886 को, ये चीज़ हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृत जो संख्या है वो 160 है। राज्य में CBI कोर्ट 6, 4 लखनऊ में, 2 गाजियाबाद में है। पारिवारिक मामलों के लिए पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत जो हुई वो 1984 से हुई। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर। प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं? 20। कॉमर्शियल कोर्ट कितनी है हमारी? 20। अब नगर निगम कितनी? 17। कौन कौन से? लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोज़ाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहाँपुर। अब कारागार की बात करेंगे तो प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या कितनी है? 72। उप कारागारों की संख्या 2 महोबा और देवबंद में। और प्रदेश में केंद्रीय कारागार 5 हैं। फतेहगढ़, नैनी हमारा इलाहाबाद, नैनी, बरेली, आगरा, वाराणसी। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा। किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार जो है, जिसमें छोटे 18 ईयर्स से जो कम के बच्चे होते हैं अल्पवयस्क, उनको डाला जाता है किशोर सदन, वो एक है बरेली में। और नारी बंदी निकेतन एक लखनऊ में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान वो भी लखनऊ में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। अब आ जाएंगे कृषि के क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, कैसा क्या है, तो वो पढ़ लेंगे। प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछेगा तो 20 है। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8। औसत जोत आकार जो है 0.76 हेक्टेयर। शस्य गहनता अगर पूछे तो 162.4% 2017-18 में जो घोषित किया गया, मतलब उसके अकॉर्डिंग 162.4%। भारत की कुल भूमि का 15% कृषि उपजाऊ भूमि उपलब्ध है। अब गेहूँ, राज्य की प्रमुख फसल गेहूँ है। सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है? गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में। गन्ना, राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी अगर या व्यापारिक फसल पूछेगा तो गन्ना है। राज्य की सर्वाधिक सिंचित फसल, तो सिंचित फसल जो है वो हमारी गन्ना है। मेरठ जिले का गन्ना सर्वाधिक अच्छा माना जाता है। अफीम के बारे में बात देख लेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन जो हमारा अफीम का सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी में होता है। एकमात्र फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र फैक्ट्री है अफीम की जो वो गाजीपुर में है। पटसन यानी जूट, तो प्रदेश में जूट मिले जो हैं वो कानपुर और सहजनवा जो कि गोरखपुर में है। आम, स्टेट आम सहारनपुर मेरठ से। और दशहरी या मलिहाबादी जो है वो मलिहाबाद लखनऊ से है। सफ़ेदा चौसा वो सहारनपुर का है। स्टॉल मेरठ बागपत। लंगड़ा वाराणसी। आम निर्यातक जोन लखनऊ और सहारनपुर। नवाब ब्रांड नाम से प्रदेश में उत्पादित जो आम है वो अन्य दूसरे प्रदेशों और देशों में बेचा जाता है। इसमें मुख्य रूप से दशहरी, चौसा, लंगड़ा इत्यादि शामिल है। तो दशहरी, चौसा, लंगड़ा जो है वो नवाब ब्रांड है के आम है और इनको क्या किया जाता है, उनको अन्य प्रदेशों और देशों में बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है। अब आलू अन्य प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ताज। संतरा जो है वो सहारनपुर। अब मृदा अपर्दन की बात करेंगे तो वायु अपर्दन पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा जलीय अपर्दन ज़्यादा होता है। और परत अपर्दन को किसानों की मौत कहा जाता है। जो मिट्टी की परत अपर्दन होता है ना, उसको किसानों की मौत कहा जाता है। अवनलिका जो अपर्दन है अधिक ढाल वाले खेतों में होता है। और ये मृदा अपर्दन से सबसे जो प्रभावित जिला है वो इटावा है। वायु अपर्दन से प्रभावित जिला जो है वो मथुरा और आगरा जो है वो वायु अपर्दन से प्रभावित जिले हैं। कृषि योजनाएं और कार्यक्रम जो भी चलाए गए हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो नई कृषि नीति 2013 जिसमें क्या है, कृषि की विकास दर 5.1% लक्ष्य रखा गया है। नई कृषि नीति 2013 के अनुसार कृषि की विकास दर जो है वो 5.1% रखा गया है। और किसान मित्र योजना जो कि 18 जून 2001 से लागू है। प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र योग्यता स्नातक या फिर कृषि स्नातक एग्रीकल्चर से जिसने स्नातक किया हो या फिर इंटर। और किसान बही योजना 1992 ईस्वी से। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 से। 60 वर्ष से अधिक
जो भी किसान है उनको किसान वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। और 3.25 एकड़ भूमि तक के किसानों को, जिनके पास 3.25 एकड़ भूमि है उन किसानों को मिलेगी। और कृषक दुर्घटना बीमा योजना सितंबर 2004 से 12 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लिए है, क्षतिपूर्ति 5 लाख रुपए। किसान क्रेडिट योजना 1998 से 99। जीवन ज्योति परियोजना अक्टूबर 2008 से, उद्देश्य मनरेगा मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार सृजित कराना। उत्तर प्रदेश चकबंदी एक्ट 1954 से लागू। प्रदेश की प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कटरा इलाहाबाद में है। और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बारे में बात करेंगे तो 1962 से 62 ईस्वी में है। अब फिर दुग्ध विकास के बारे में बात करेंगे। राज्य दुग्ध विकास परिषद की स्थापना, यानी उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध विकास परिषद की स्थापना 1976 में। राज्य में ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण है 1973 में वाराणसी, मेरठ और बलिया से किया गया था। उत्तर प्रदेश गौ सेवा योजना की स्थापना 1999 से की गई। गोकुल पुरस्कार भैंस या गायों की किसी भी नस्ल के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को मिलता है। और देसी नस्ल की जो गायें हैं उनको सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को नंद बाबा पुरस्कार मिलता है। तो नंद बाबा पुरस्कार देसी नस्ल की गायों से जो सर्वाधिक दुग्ध जो उत्पादक है उनको मिलता है नंद बाबा पुरस्कार। और गोकुल पुरस्कार भैंस या गायों की किसी भी नस्ल के जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक होते हैं उनको मिलता है। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता अगर पूछे तो 371 ग्राम प्रतिदिन है 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार। पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक मुजफ्फरपुर, गोरखपुर और लखनऊ में। पशु चारा बैंक भरारी झांसी। कामधेनु योजना 5 मार्च 2014 की है। पशुपालन में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की स्थिति, कुल पशु संख्या प्रथम। एग्रो पार्क जो है वो हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी में है। कहाँ पे? 4 जगह पे है हमारे उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क, हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी में। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, जलप्रपात, नदियाँ, नहरें, इनके बारे में बात कर लेंगे। तो झीलें हैं। बखीरा झील बहुत पूछी जाती है। बखीरा झील कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। करेला झील लखनऊ। इतौजा झील लखनऊ। बेंती झील प्रतापगढ़। नैया झील प्रतापगढ़। सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर। जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर। तास्तात्री ताल जो है मिर्ज़ापुर। लीलोर झील बरेली। मूंगताल रायबरेली। मोती झील, गौर झील ये रामपुर में है। बरुआ सागर जलाशय झांसी में है। लक्ष्मी ताल झांसी। बल्हापारा झील और मोती झील जो है वो कानपुर में है। मोती झील कानपुर। और मदन सागर महोबा। रामगढ़ ताल गोरखपुर। देवरिया ताल कन्नौज। दखन झील अम्बेडकर नगर। फुलहर झील पीलीभीत। दहर झील हरदोई। नौह झील मथुरा। राधा कुंड झील जो गोवर्धन मथुरा में है। और सुरह ताल जो है वो बलिया में है। बड़ा ताल शाहजहाँपुर। सेखा झील अलीगढ़। छितौरा झील बहराइच में है। सौंज झील मैनपुरी। और सरसई नावर झील जो है इटावा में। तो यहाँ पे बखीरा झील संत कबीर नगर में। और ये हमारी आ गई रामगढ़ ताल गोरखपुर। और ये देवरिया ताल कन्नौज। और ये फुलहर झील पीलीभीत। ये कई बार पूछी जा चुकी हैं। अब नेक्स्ट ऐसे करते मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि एक तरफ झील दे देगा, एक तरफ ये हमारे प्रमुख ये झीलें दे देगा और फिर मैच करने के लिए बोल देगा। तो इसलिए ये सारी झीलें महत्वपूर्ण हैं। अब नेक्स्ट बांध के बारे में बात करेंगे। तो राजा का बांध जो है वो सुल्तानपुर में है। और कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। आंधी ताल वाराणसी में है। कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है, जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता। मैं उन्नाव से बिलोंग करती हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता है। तो कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। जलप्रपात आज ही मैं इसके बारे में R&D करूँगी कि देखूँगी ये कहाँ पे है। जलप्रपात तो विंध्यम मिर्ज़ापुर में है। राजदारी चंदौली। देवदारी मिर्ज़ापुर। टांडा मिर्ज़ापुर। कुसेहरा मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में जलप्रपात हमारे ज़्यादा हैं, 3 हैं। देवदारी, टांडा, कुसेहरा और विंध्यम। और राजदारी जो है वो हमारा चंदौली से बिलोंग करता है। बीहड़ बनाने वाली नदी चंबल। चंबल क्षेत्र में हमारा बीहड़ क्षेत्र है। तो बीहड़ बनाने वाली नदी चंबल नदी। जलप्रपात बनाने वाली नदियाँ सोन, टोंस, बेलन, काली गंगा, गौरी गंगा, शारदा नदी। तो ये याद रखने वाला है कि जो कौन सी नदियाँ जलप्रपात बनाती हैं, सोन, टोंस, बेलन, काली गंगा, गौरी गंगा, शारदा।
कन्हार नदी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीन राज्यों में बहती है कन्हार नदी। अब आ जाएंगे प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बात कर लेंगे। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, ललितपुर बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विस्तार है इसका, उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश में है, क्योंकि ललितपुर हमारा उत्तर प्रदेश में आ जाता है और बेतवा नदी हमारी थोड़ा मध्य प्रदेश क्षेत्र में बहती है और ललितपुर में, तो ये हमारा आ जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश क्षेत्र में, क्षेत्र की परियोजना है। कौन सी? राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। बाण सागर परियोजना शहडोल सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये 3 क्षेत्र से प्रभावित हैं। गंडक नदी परियोजना नेपाल, बूढ़ी गंडक नदी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल क्षेत्र प्रभावित है। हथनी कुंड बैराज सहारनपुर यमुना नदी पर जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली राजस्थान क्षेत्र जो हैं इस परियोजना से प्रभावित हैं। पेय परियोजना, अब पेय परियोजना है गंगा जल परियोजना प्रताप विहार गंगा नदी पर, लवकुश बैराज कानपुर गंगा नदी पर, गोकुल बैराज गोकुल यमुना नदी पर, आगरा बैराज आगरा यमुना नदी पर। तो क्योंकि आगरा हमें पता है यमुना नदी के किनारे है, तो इसे याद रखेंगे। गोकुल बैराज गोकुल यमुना नदी पर, लवकुश बैराज कानपुर में है, गंगा जल परियोजना प्रताप विहार गंगा नदी पर है। अब प्रमुख बांध के बारे में बात कर लेंगे। तो जिरगो जलाशय जो है, जिरगो जलाशय या फिर बांध जो है वो मिर्ज़ापुर में है और जिरगो नदी पर, मेजा जलाशय मिर्ज़ापुर बेला नदी पर, अहरौरा बांध मिर्ज़ापुर गरई नदी पर, माता टीला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माता टीला बांध जो है वो तीसरा सबसे ऊंचा बांध है, ललितपुर बेतवा नदी पर है। सुकमा डुगमा बांध जो है वो झांसी बेतवा नदी पर, परीक्षा बांध जो है वो झांसी बेतवा नदी पर, पथरई बांध झांसी पथरई नदी, रिहन बांध जो कि दूसरा ऊंचा बांध है सोनभद्र रिहन नदी पर, रामगंगा जो कि सबसे ऊंचा बांध है बिजनौर रामगंगा नदी पर है। तो रामगंगा सबसे ऊंचा बांध है बिजनौर क्षेत्र में, बिजनौर में रामगंगा नदी पर, रिहन दूसरा ऊंचा बांध है सोनभद्र रिहन नदी पर, और तीसरा जो है वो माता टीला बांध जो है तीसरा ऊंचा बांध है ललितपुर बेतवा नदी पर। राजघाट ललितपुर बेतवा नदी पर, गोविंद सागर ललितपुर शहजाद नदी पर, ये याद रखिएगा गोविंद सागर बांध पूछा जाता है, तो गोविंद सागर बांध जो है वो ललितपुर शहजाद नदी पर। चंद्रप्रभा बांध जो है वो चंदौली चंद्रप्रभा नदी पर, मोहदा बांध जो है हमीरपुर बिरमा नदी पर, कन्हार जो है सोनभद्र गरई नदी पर। तो ये जो बांध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ये मिलान करने वाला कि चार आपको बांध दे देगा, जिले पूछ लेगा या फिर नदी पूछ लेगा और उनको आपको मिलान करना रहेगा। अब सिंचाई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नलकूप द्वारा 72.17% जो है नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है वो नलकूपों के द्वारा होती है, फिर नहरों के द्वारा और फिर तालाब के द्वारा। और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक भूमिगत जल का उपयोग करने वाला जिला आगरा है। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूपों द्वारा होती है। फिर नहरों के बारे में बात कर लेंगे तो प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई रायबरेली में है। पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना जो है वो ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना है, उसको विश्व बैंक द्वारा सहायता मिलती है। शारदा नहर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। रामगंगा प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, रामगंगा सबसे ऊंचा बिजनौर क्षेत्र में है रामगंगा नदी पर। और माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हमारे ललितपुर में है। माता टीला बांध ललितपुर बेतवा नदी पर तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। और फिर हम बात करेंगे प्रदेश में भूजल सप्ताह जो है 16 से 22 जुलाई भूजल सप्ताह मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और भूगर्भ दिवस जो है वो 10 जून को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। भूजल सप्ताह उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई में मनाया जाता है और भूगर्भ दिवस 10 जून को। अब नदियों के बारे में बात कर लेंगे तो भागीरथी की जो मुख्य सहायक नदी है वो अलकनंदा, सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलने वाली नदी शारदा नदी। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी की बात करेंगे तो यमुना नदी। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित होती है, कन्नौज से वाराणसी के बीच में गंगा सर्वाधिक क्या होती है, प्रदूषित होती है। यमुना प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। यमुना जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गंगा है वो हमारे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो 28 जिलों से, और यमुना है जो है वो 19 जिलों से होकर बहती है। गंगा के किनारे नगरों की संख्या 26 नगर जो है हमारे गंगा नदी के किनारे हैं, और यमुना नदी के किनारे 10 नगर हैं। एक तो हमारा आगरा ही याद रखेंगे हम। और सीमा बनाने वाली नदियाँ जो है वो हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी जो है सीमा बनाती है। लखीमपुर बहराइच के बीच हमारी घाघरा नदी, पीलीभीत नेपाल के बीच शारदा नदी, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा है वो चंबल नदी बनाती है।
केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पढ़ लेंगे। तो केन बेतवा जो है नदी जोड़ो परियोजना किसके बीच में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। केन नदी का पानी झांसी के निकट बेतवा नदी में नहर यहाँ से निकाली गई 231 किलोमीटर की। तो केन नदी का पानी झांसी के निकट बेतवा नदी में। गोमती नदी जौनपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है। इलाहाबाद कानपुर, गंगा नदी के दाएं तट पर इलाहाबाद कानपुर जो है वो गंगा नदी के दाएं तट पर। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कि गंगा नदी के दाएं तट पर अगर पूछेगा कौन से 2 जिले स्थापित हैं जो स्थित हैं, तो कानपुर और इलाहाबाद हो गया हमारा गंगा नदी के दाएं तट पर। और गंगा नदी के बाएं तट की बात करेंगे तो बनारस जो है वो हमारे गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब नदियों के किनारे नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे गंगा नदी के किनारे 28 जिले बसे हुए हैं, जिलों से होकर बहती है गंगा नदी जो हमारी 28 जिलों से होकर बहती है। और यमुना नदी की जो है हमारी 19 जिलों से होकर बहती है। और गंगा नदी के किनारे हमारे 26 नगर जो है हमारे गंगा नदी के किनारे है, और यमुना के किनारे 10 नगर। तो यहाँ पे ये नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में बात की गई है। तो गाजीपुर गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, बनारस गंगा नदी, काला कांकर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, फतेहगढ़ गंगा नदी, बिठूर गंगा नदी, अनूप शहर गंगा नदी, गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी, चकेरी गंगा नदी, कन्नौज गंगा नदी के किनारे हैं। फर्रुखाबाद गंगा नदी, टलमऊ गंगा नदी, कौसाम्बी यमुना नदी, हमीरपुर यमुना नदी, इटावा यमुना नदी, आगरा यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी, वृंदावन यमुना नदी, बटेश्वर यमुना नदी, बागपत यमुना नदी, कालपी यमुना नदी, गाजियाबाद हिंडन नदी, नोएडा हिंडन नदी, ग्रेटर नोएडा हिंडन नदी, हरदोई रामगंगा नदी, मुरादाबाद रामगंगा नदी, जौनपुर गोमती नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी, मिश्रिक गोमती नदी, खीरी गोमती नदी, गोरखपुर राप्ती, बस्ती राप्ती, श्रावस्ती वो भी राप्ती नदी के किनारे, अयोध्या बहरच सरयू नदी, चित्रकूट मंदाकिनी, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे हैं। और बांदा केन नदी, हमीरपुर बेतवा नदी, सोनभद्र जो है हमारे सोन नदी। ये हमारी प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में बात की गई है। और फिर हम आगे पढ़ेंगे नदियों का मिलन, प्रवेश और निकास। हिंडन नदी यमुना नदी में मिलती है, जो कि नोएडा के पास कहाँ पे मिलती है? हिंडन नदी यमुना नदी में कहाँ पे? नोएडा के पास हिंडन नदी यमुना नदी से मिलती है। मध्य प्रदेश से आने वाली जो चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है आगरा जिले से। मध्य प्रदेश से आने वाली केन नदी यानी कर्णवती नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? बांदा जिले से प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश से आने वाली जो बेतवा नदी है वो ललितपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बेतवा यमुना में मिलती है कहाँ पे? हमीरपुर के पास। चंबल नदी यमुना नदी में कहाँ पे मिलती है? पंचनदा इटावा बॉर्डर के पास। राज्य में गंगा का प्रवेश एवं निकास क्रमशः बिजनौर व बलिया जिले से। यमुना नदी का राज्य में प्रवेश व समापन क्रमशः सहारनपुर व प्रयागराज जिले संगम से। रामगंगा व काली गंगा गंगा में मिलती है कन्नौज में। बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है बदायूं में। सई नदी निकलती है भिजवान झील हरदोई से। सई नदी गोमती से मिलती है राजघाट जौनपुर से। गोमती नदी निकलती है फुलहर या गोमत झील पीलीभीत से। फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में। तो गोमती नदी गंगा में मिलती है कैथी गाजीपुर। गंडक जो कि शालिग्राम नदी का जो है वो राज्य में प्रवेश व निकास कहाँ से होता है? क्रमशः महाराजगंज से प्रवेश और कुशीनगर जिले से उसका निकास होता है। शारदा यानी काली नदी का प्रवेश पीलीभीत जिले से। और शारदा नदी सरयू यानी घाघरा में मिलती है कहाँ पे? सीतापुर में बांसरा के पास।